वर्षा छत पर पुराने जर्जर कच्चे फर्श पर बैठी अपने कबूतरों को प्यार से देख रही थी। शाम की हल्की रोशनी में उसका चेहरा दुख की चादर में लिपटा हुआ था। कबूतरों का अपने नरम नरम पंखों से शरीर सहलाना उसे थोड़ी सी शांति देता था, लेकिन उसके दिल में उठते तूफान को शांत नहीं कर सकता था। उसने एक सफेद कबूतर को बड़े ही प्यार से उठाया और उसे गोद में रखकर उसके पंखों पर हाथ फेरने लगी। उसकी आंखें नम थीं और होंठ कांप रहे थे। तुम परिंदे भी कितने खुशकिस्मत होते हो। तुम्हारे पास अपने पंखों का सहारा है। जहां चाहो उड़ सकते हो, आज़ाद हो, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा पूरा खुला आसमान है जहां तुम अपनी मर्जी से परवाज कर सकते हो। वर्षा ने धीमी आवाज में कहा। और मैं कितनी बदनसीब हूं, मेरा तो कोई भी नहीं रहा। पहले माँ चली गई और फिर पापा भी छोड़कर चले गए। अब कविता ने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। उसकी आवाज भर्रा गई। आंखों से आंसू बहकर गालों पर टपकने लगे। क्या इस दुनिया में कोई भी मेरा नहीं? कबूतरों ने जैसे उसे सवालिया नजरों से देखा था, जैसे वे उसकी दर्द भरी बातें समझ रहे हों। वो उनसे बातें करती रही, अपने दिल का गुबार निकालती रही। तुम लोग कम से कम एक दूसरे का साथ तो देते हो, लेकिन मैं तो बिल्कुल अकेली हूं। उसने सिर झुका लिया। उसके आंसू कबूतरों के नरम नरम पंखों पर गिरने लगे। उसी पल नीचे से कविता जी की एक कड़कती आवाज आई थी। अरे ओ वर्षा, कहाँ मर रही है? नीचे आकर बर्तन धो, तेरे बाप के नौकर नहीं हैं हम। कविता जी की आवाज में हिकारत थी जिसने वर्षा के दिल को चीर दिया। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, कबूतरों को पिंजरे में डालकर नीचे भागी। कविता जी रसोई में खड़ी उसे कड़ी नजरों से घूर रही थी। क्या दिन भर ऊपर बैठकर सपने देखती रहती है? तेरे जिम्मे के काम कोई और नहीं करेगा। कोई महारानी नहीं है तू। रोटी खानी है तो चुपचाप बिना कहे काम कर लिया कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वर्षा ने कोई जवाब न दिया। वो चुपचाप बर्तन धोने लगी, दिल में एक और जख्म के साथ। कविता जी की हर बात उसके दिल पर एक बोझ सी डाल रही थी, लेकिन वो जानती थी उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। वो चुपचाप अपने आंसू भीतर ही भीतर छुपाए बर्तन धोती रही, इस उम्मीद के साथ कि शायद कभी उसकी जिंदगी में भी कोई खुशी का पल आएगा। वो सिर्फ 6 साल की थी जब उसकी माँ का निधन हो गया था। माँ के जाने के बाद उसका दिल एकदम सूना हो गया। आंखें आंसुओं से भीगी रहती थीं। एक झटके में ही उसकी पूरी दुनिया बदल गई थी। उसकी छोटी सी दुनिया माँ की गोद में ही सुकून पाती थी, लेकिन वो दुनिया अचानक खत्म हो गई थी। न उसके ददिहाल के बारे में वो जानती थी और ना ही ननिहाल के बारे में। उसकी माँ ने उसे सिर्फ इतना बताया था कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं, क्योंकि तेरे पापा और मैंने अपनी मर्जी की शादी की थी और इस तरह सब लोगों ने हमसे मुंह मोड़ लिया। मनोज जी ने दूसरी शादी कविता जी से कर ली। उन्हें लगा था वो उनकी बेटी का ख्याल रखेंगी, क्योंकि 6 साल की वर्षा को माँ की सख्त जरूरत थी। मगर ऐसा नहीं हुआ। वो न केवल कठोर दिल थी, बल्कि एक सख्त सौतेली माँ का कड़वा किरदार भी बखूबी निभा रही थी। मनोज जी की शादी के बाद कविता जी से उनकी 2 बेटियां हुई थीं, लेखा और वीनिश, जो उनकी जिंदगी का केंद्र थीं। कविता जी उन पर जान छिड़कती थीं, उन्हें हर सुख सुविधा देती थीं, जबकि वर्षा के हिस्से में बस तन्हाई और जुल्म आता था। 7 साल की उम्र में जब बच्चे खेलते कूदते और स्कूल जाते हैं, वर्षा के हाथ में झाड़ू थमा दी गई थी। उसे घर के सारे काम करने पड़ते थे। नन्हे हाथों से वो बर्तन धोती, झाड़ू लगाती और फर्श साफ करती। फिर चुपचाप अपने कमरे में जाकर घंटों रोती रहती थी और अपनी माँ को याद करती, जो उसे पढ़ाने लिखाने का कितना सपना रखती थीं। काम करना तो दूर, वो खुद अपने हाथों से उसे खाना खिलाती थीं। और जब वो मनोज जी से इस बारे में बात करने की कोशिश करती, तो कविता जी न जाने कहाँ से आ जाती और बात को ऐसे मोड़ देती कि सारा कसूर वर्षा का ही दिखता और वो खुद बिल्कुल निर्दोष बन जाती। वर्षा का भी मन करता कि वो लेखा और विनिश की तरह खुशहाल जिंदगी जिए। वो भी सपने देखती थी कि होली दिवाली पर उसके लिए नया जोड़ा आएगा, लेकिन कविता जी हर त्योहार पर लेखा और विनिश के पुराने उतरे कपड़े ही उसे थमा देती। वर्षा उन्हीं कपड़ों में खुश हो जाती थी, क्योंकि उसके पास खुश होने के लिए और कुछ भी नहीं था। उसकी मासूमियत हर जख्म सह लेती थी, मगर दिल में छिपे दर्द का इजहार वो कभी भी नहीं करती थी। समय बीतता गया और जब वो 10 साल की हुई तो मनोज जी भी इस दुनिया से चले गए, और ये वर्षा के लिए सबसे बड़ा सदमा था। अपने पापा की छाया में उसे थोड़ी बहुत राहत मिल जाती थी, क्योंकि वो समय निकाल कर उसके साथ कुछ देर तक जरूर रहते थे। ये अलग बात थी कि इतने समय तक कविता या फिर उसकी बेटियां आसपास मंडराती रहती और वो अपने दिल की बात नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी उसे अपने बाप का साया नसीब होता था और यही उसके लिए सबसे बड़ी बात थी।
मगर अब उसकी जिंदगी पूरी तरह कविता जी के रहमो करम पर थी। उसका मासूम सा दिल और नाजुक शरीर हर रोज कविता जी के अत्याचार का शिकार होता। अब कविता जी खुले आम उस पर हाथ उठाने लगी थीं। घर की सारी जिम्मेदारियां वर्षा के नाजुक कंधों पर डाल दी गईं, जबकि लेखा और विनिश रानियों की तरह जीवन जीने लगीं। वर्षा नेचुरल खूबसूरती की जीती जागती तस्वीर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, सफ़ेद दूधिया चमकता चेहरा और नरम गुलाबी गाल, गुलाब सी पंखुड़ियों से नाजुक से होंठ। उसकी कॉफ़ी रंग आंखों की चमक हर किसी को अपनी ओर खींचती थी। जादू भरी नरम मुस्कान उसे किसी अप्सरा की तरह बना देती थी। ये नेचुरल खूबसूरती उसे विरासत में अपने माँ बाप से मिली थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा दोनों ही बहुत खूबसूरत थे। लेखा और बीनिस भी खूबसूरत थीं, लेकिन लेखा और बीनिश की खूबसूरती उसके आगे फीकी पड़ जाती थी, और यही बात कविता जी को सबसे ज़्यादा चुभती थी। वे वर्षा की खूबसूरती को अपनी बेटियों के लिए खतरा समझती थीं और उसे मिटाने की हर संभव कोशिश करती। वर्षा, जिसका दिल प्यार का प्यासा था, लेकिन उसका कोई सहारा नहीं था। उसे कोई दो बोल प्यार के बोलने वाला नहीं था। कोई ऐसा इंसान जो उसके दिल की दुख तकलीफ को सुन सकता हो, कोई भी नहीं था। ऐसे में वर्षा अपने कबूतरों से बातें क्या करती थी। वही उसके दुखों का एकमात्र सहारा थे। कबूतरों की गुटर गुम में वो अपनी माँ की यादें तलाशती। वो अक्सर उससे कहती, तुम लोग आज़ाद हो, जहाँ चाहे उड़ सकते हो। मैं भी उड़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पर काट दिए गए हैं। वो अपनी इस कैद भरी जिंदगी में भी सपने देखती थी, मगर सपनों की दुनिया में हकीकत की टकराहट हर बार उसके दिल को छलनी कर देती। वर्षा की जिंदगी जुल्म और सितम की एक लंबी दास्तान थी, लेकिन उसके दिल में उम्मीद का दीपक हमेशा जलता रहता था। उसे यकीन था कि कभी न कभी उसकी ज़िंदगी में भी रोशनी आएगी और वो भी आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जी सकेगी। और शायद उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा नया मोड़ भी आएगा जो उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। सुबह के 10 बज रहे थे। घर में सन्नाटा पसरा था। वर्षा हमेशा की तरह नहा धोकर भगवान जी की आरती करने में व्यस्त थी। उसे ये सब करके बहुत सुकून मिलता था। कविता जी और उसकी दोनों बेटियां हमेशा की तरह अब भी गहरी नींद में थीं। उनके उठने का वक्त दोपहर के करीब होता था, जब आधा दिन गुजर चुका होता। इसी खामोशी में अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वर्षा ने, जो कि अभी अभी गीता का पाठ कर रही थी, बंद की और हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा। इस वक्त कौन आ सकता है? उसने गीता को एक तरफ रखा और दरवाजे की ओर बढ़ गई। दरवाजे के करीब पहुंचकर बिना दरवाजा खोले अंदर से ही उसने सवालिया लहजे में पूछा, कौन है? बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई थी, बेटी दरवाजा खोलो, मैं आई हूँ, रिश्ते वाली अम्मा। वर्षा को अचंभा हुआ कि रिश्ते वाली अम्मा इस वक्त क्यों आई हैं? वे तो आमतौर पर दोपहर में आती थीं। मगर फिर भी उसने दरवाजा खोल दिया। अम्मा ने अंदर आते ही वर्षा के सिर पर हाथ रखा और ढेरों आशीर्वाद दिया। जा अपनी माँ को बुला, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। वर्षा के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वो जानती थी कविता जी को इस वक्त जगाना मतलब एक और तूफान को बुलाने जैसा था। वो नरमी से बोली, अम्मा आप बैठ जाइए। वो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए अब तक सोकर नहीं उठी हैं। उसे बताते हुए भी शर्मिंदगी हो रही थी कि उसकी माँ अब तक सो रही थी। आप आराम से बैठे, 1 घंटे बाद मम्मी जाग जाएंगी, तब आप उनसे बात कर लीजिएगा। मगर रिश्ते वाली अम्मा का लहजा सख्त था। अरे नहीं बेटी, जाकर अभी माँ को बुलाओ, मुझे अभी बात करनी है, उन्होंने जोर देकर कहा। वर्षा एक गहरी सांस लेकर रह गई। अब कोई दूसरा चारा नहीं था कविता जी के गुस्से का सामना करने के अलावा। वर्षा दिल में हल्की सी घबराहट लिए कविता जी के कमरे की ओर बढ़ी। उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और अंदर झांका। कविता जी गहरी नींद में थी। वर्षा ने हिचकिचाते हुए उनका कंधा हिलाया। मम्मी उठिए, रिश्ते वाली अम्मा आई हैं। कविता जी ने गुस्से से आंखें खोली और दहाड़ कर बोली, नजर नहीं आ रहा तुझे? मैं सो रही हूँ, अब जाओ यहाँ से। 1000 बार कहा है मेरी नींद में खलल मत डाला करो। वर्षा के कांपते हुए हाथ पीछे हट गए, लेकिन वो हिम्मत करते हुए फिर से बोली, मम्मी रिश्ते वाली अम्मा ने कहा है आपसे ज़रूरी बात करनी है। और इस बार कविता जी के कान पूरी तरह सतर्क हुए थे। शायद पहली बार वो नींद की वजह से रिश्ते वाली अम्मा का नाम सुनने में गलती कर गई थी। कविता जी एकदम चौंक कर उठ बैठी। रिश्ते वाली अम्मा? इस वक्त उनके लहजे में हैरानी और जिज्ञासा थी। वो वर्षा के साथ कमरे से बाहर आ गई। अम्मा ने उन्हें देखते ही गर्मजोशी से स्वागत किया और बैठने का इशारा किया। कविता जी ने सवालिया नजरों से अम्मा को देखा। इस वक्त तो आने का क्या कारण है? रिश्ते वाली अम्मा ने राजदाराना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा रिश्ता लाई हूँ आपकी वर्षा के लिए। सोचा जल्दी से बता दूँ
ताकि कोई और न ले जाए इस रिश्ते को। कविता जी के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी और फिर उलझन के भाव आए, लेकिन उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। वर्षा जो कोने में खड़ी ये सब सुन रही थी, अपने दिल की धड़कन तेज महसूस कर रही थी। वो जानती थी उसकी सौतेली माँ कभी भी उसके लिए अच्छा रिश्ता नहीं ढूंढेंगी, और जो भी रिश्ता आएगा उस रिश्ते का उसकी जिंदगी पर क्या असर हो सकता है वो अच्छी तरह जानती थी। लेकिन अम्मा अपनी बात शुरू कर रही थी कि अचानक वो चुप हो गई और अम्मा जी उसको देखते हुए बोली, मैं तुझसे अकेले में ये बात करना चाहती हूँ, अपनी लड़की को अंदर भेज, ये बहुत जरूरी और गुप्त बात है। अम्मा जी की बात सुनकर कविता जी ने खून पीती निगाहों से वर्षा को देखा और गरजते हुए बोली, तो यहाँ से चुपचाप जाएगी या फिर मुझे उठना पड़ेगा। वर्षा घबराई हुई रसोई की ओर चली गई। उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। ये रिश्ता उसके लिए आया था और वो अभी शादी की इच्छा नहीं रखती थी, मगर एक पल के लिए उसके दिल को तसल्ली भी हुई थी कि हो सकता है रिश्ता अच्छा हो और वो आगे की जिंदगी सुकून और शांति से बिता सके। लेकिन वो जानती थी जिस औरत की छत्र छाया में वो रह रही है वो कोई इंसान नहीं बल्कि जल्लाद है। उसके सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर है। रिश्ते वाली अम्मा के जाने के बाद कविता जी की खुशी देखने लायक थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्हें कोई बहुमूल्य खजाना मिल गया हो। वो वर्षा को बार बार पास बुला रही थी, उसके सिर पर हाथ फेरती और उसके लिए दुआएं मांगती। ये सब इतना उम्मीद से परे था कि वर्षा खुद हैरान थी। रसोई में खड़ी वो चुपचाप ये सब कुछ देख और सुन रही थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस कर रही थी। कविता जी की दोनों बेटियां लेखा और बीनश अपनी माँ की इस बदली हुई हरकत पर हैरान थीं। बीनश ने तो झुंझलाते हुए कह भी दिया, मम्मी आपको क्या हो गया है, आप वर्षा को इतना लाड क्यों कर रही हैं। रिश्ते वाली अम्मा ने आखिर ऐसी कौन सी बात कह दी आपसे। कविता जी ने अपनी छोटी बेटी को गले लगाया और खुश होकर बोली, वर्षा का रिश्ता एक बड़े घर से आया है, लड़का बहुत अमीर है और उसने कहा है वो वर्षा से शादी का इच्छुक है। वो जल्द से जल्द उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। मैंने तो तुरंत हाँ कर दी है। सोचो हमारी रिश्तेदारियां कितनी ऊंची जगह पर जुड़ जाएंगी, तुम दोनों के लिए भी ऐसे ही अच्छे रिश्ते आएंगे। लेखा की आंखों में एक पल के लिए जलन और गुस्से की लहर दौड़ गई। वो झट से बोली, अगर ऐसा है तो आप मेरा रिश्ता दे देती, इस मनहूस का क्यों दिया, हम आपकी बेटियां हैं ये नहीं। कविता जी ने लेखा की बात को नजरअंदाज करते हुए वर्षा की ओर देखा, जो रसोई में खड़ी रात का खाना बना रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी बड़ी जीत का जश्न मना रही हो। वर्षा को उनकी निगाहें कुछ अजीब सी लग रही थी। उसे अपने दिल की धड़कन तेज होती महसूस हो रही थी, जैसे कोई बड़ा खतरा पास आ रहा हो। वर्षा ने खुद को रसोई के कामों में व्यस्त कर लिया, लेकिन दिल में एक अनजाना सा डर बैठ चुका था। उसे लग रहा था कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है। सब कुछ अचानक हो रहा था, जैसे कोई साजिश रची जा रही हो। उसका दिल बार बार कह रहा था ये रिश्ता उसके लिए सही नहीं है, लेकिन कविता जी की खुशी और जल्दबाजी ने उसकी आवाज को दबा दिया था। वर्षा का डर और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो जानती थी कि कुछ तो गलत है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। वो चुपचाप अपनी किस्मत का फैसला सुन रही थी, जो शायद उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक हफ्ता बीत चुका था और वर्षा अब तक उस दिन की बातों को अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पाई थी। वो लगातार यही सोच रही थी कि क्यों उसे एक बेमौल और बेमन रास्ते में धकेला जा रहा है, जबकि उसका दिल इसे सही नहीं मान रहा था। उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोई तूफान आने वाला हो और वह बेबसी से उसके आने का इंतजार कर रही हो। इसी दौरान अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। लेखा, जो हमेशा की तरह अपनी रोज की चहलकदमी में व्यस्त थी, दरवाजे तक पहुंची और दरवाजा खोल दिया। सामने दो वर्दीधारी गार्ड्स खड़े थे, जो एक के बाद एक सामान का बोझ उठाए हुए थे। उनके हाथों में मिठाइयों की टोकरियां, मेवे, कीमती उपहार और कुछ खास तरह की मिठाइयां भी थीं, जो ये बता रही थी ये सब बड़ी शान और शौकत से भेजे गए हैं। लेखा, जो आमतौर पर बेफिक्री और मजाक में रहने वाली लड़की थी, उस पल कुछ हैरानी में ठहर गई थी। उसकी आंखों में सवाल थे, ये क्या है। वो मुंह पर हाथ रखे गार्ड्स को देख रही थी, जो सामान रखते हुए अंदर आ रहे थे। कविता जी और बीनिश भी तुरंत बाहर आई थी। वर्षा, जो रसोई में व्यस्त थी, ये दृश्य देखकर तुरंत बाहर आई। सबकी निगाहें उन तोहफों पर टिक गई थीं, जो गार्ड्स एक के बाद एक रखते जा रहे थे। ये दृश्य इतना अजीब था जैसे किसी खास मौके पर ढेर सारे तोहफे लाए गए हों। सारा सामान रखने के बाद एक गार्ड ने कविता जी की ओर रुख किया और आदर से सिर झुकाते हुए कहा, मैडम, ये सारा सामान कुलजीत जी ने भेजा है। अगले हफ्ते शादी की रस्म है और इसमें दुल्हन का जोड़ा भी मौजूद है। अब हमें इजाजत दीजिए।
कि हम ये सब सामान अंदर रख दें। कविता जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत सिर हिलाकर गार्ड्स को इजाजत दे दी और बेसारा सामान अंदर ले गए। वर्षा ये सब कुछ अविश्वास से देख रही थी, जैसे उसके मन में हर चीज टूट फूट कर बिखर रही हो। ये सब क्या हो रहा है? वर्षा का दिल बेचैनी से धड़का। उसकी आंखों में नमी थी और मन में एक अजीब सी अधूरी और असहज करने वाली लहर उठ रही थी। उसके भीतर की आवाज़ जैसे कह रही थी, क्या ये सब मेरे लिए हो रहा है? उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल महसूस कर रहा था कि ये सब उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर उसकी जुबान जैसे बंद हो गई थी। वो एक बहुत स्वाभिमानी लड़की थी। दूसरी ओर लेखा, कविता जी और बेनिश इतनी खुशी के मारे पागल हो चुकी थीं, जैसे उन्होंने दुनिया ही जीत ली हो। लेखा और बेनिश तुरंत मिठाइयाँ और तोहफे देखने लगीं और कविता जी नफरत भरी नज़रों से जाकर दुल्हन का जोड़ा देखने लगीं। उनकी आंखों में इस समय एक अजीब सी चमक थी, लेकिन ये वह सब वर्षा के लिए एक मजाक की तरह था। वो वहाँ खड़ी ये सब देखते हुए महसूस कर रही थी जैसे वो किसी खेल का हिस्सा बन गई हो और उसका किरदार केवल इस्तेमाल के लिए रह गया था। उसका दिल गहरे दर्द में डूबा था और वो भीतर से टूट रही थी। अब वर्षा के सब्र का बांध टूट चुका था। वो जो हमेशा चुपचाप अन्याय सहती आई थी, आज उसकी जुबान खुद ब खुद खुल गई। वो एक झटके से रसोई से बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में भी एक अजीब सी चमक थी। ये चमक गुस्से की थी, बेबसी की थी और सबसे बढ़कर अपने हक के लिए खड़ी होने की थी। मम्मी, भगवान के लिए मेरी शादी इतने अमीर परिवार में मत करिए जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। मेरा दिल किसी अनहोनी के एहसास से डर रहा है। जितने अमीर वो लोग हैं, हम तो उनके पैर की जूती के बराबर भी नहीं। फिर भला उन्होंने अपना रिश्ता हम जैसे गरीब लोगों में क्यों जोड़ा? मम्मी, जरूर कोई बड़ी बात है जो वो लोग हमसे छुपा रहे हैं। मेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। वो जरूर कोई बिगड़ा हुआ जालिम अमीर ज्यादा है जो सिर्फ अपने पैसे के बल पर हम लोगों को खरीदना चाहता है। वर्षा की आवाज में दर्द और विरोध था। कविता जी, जो अभी तक मिठाइयों और चमचमाते तोहफों के दृश्य में खोई हुई थी, अचानक ठहर गईं। उन्होंने हैरानी से वर्षा की ओर देखा। तू पागल हो गई है? उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, जैसे वर्षा की बात अविश्वसनीय हो। इतने अच्छे रिश्ते के बारे में तू ऐसा बोल रही है? अरे इतने अमीर लोग हैं, बस तेरी खूबसूरती की वजह से उन्होंने ये रिश्ता डाल दिया। तो तुझे तो खुश होना चाहिए। ऐश करेगी, ऐश, रानी बनकर रहेगी। मैं चाहती तो अपनी लेखा की शादी कर सकती थी उस घर में, लेकिन भाई उन्होंने तुझे पसंद किया, तो अब ये मेरी मजबूरी है। तू ज्यादा इतरा इतरा कर इस रिश्ते को नजर मत लगा। वर्षा ने अपनी माँ की आंखों में हैरानी से देखा, जहाँ सख्ती थी, लेकिन वो रुकी नहीं। मम्मी, जो इंसान इतने तोहफे भेजकर हमें अपनी अमीरी का रौब दिखा रहा हो, वो अच्छा कैसे हो सकता है? वो यकीनन अच्छे लोग नहीं होंगे। अमीर लोग बहुत जालिम और पत्थर दिल होते हैं। मैंने उस जालिम आदमी से शादी नहीं करनी। उसकी आवाज़ में जिद थी, लेकिन साथ ही बेबसी भी। कविता जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने लेखा और बीनिश की तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगीं, जैसे वर्षा की बात उनके लिए एक मजाक से ज़्यादा कुछ भी ना हो। लेखा ने तंज कसते हुए कहा, वर्षा, तुम हमेशा सपनों में खोई रहती हो। देखो, ये दुनिया हकीकत की है, और हकीकत ये है, हमने तुमसे कभी इजाज़त नहीं ली, न पहले और न अब। शादी तो तुम्हारी वहीं होगी जहाँ मम्मी चाहेंगी। बीनिश ने भी अपनी बहन का साथ देते हुए कहा, लेखा बिल्कुल सही कह रही है। तुमने हमेशा सिर झुकाया है और अब भी यही करो। कविता जी वर्षा की तरफ बढ़ते हुए सख्त अंदाज में बोली, जो हो रहा है उसे होने दो। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो चुपचाप शादी कर लो, वरना मैं तुम्हारी वो हालत करूंगी कि जिंदा होते हुए भी मरने की दुआएं मांगोगी। उनकी आवाज़ में कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ धमकी थी। वर्षा की आंखों में डर भर आया। उसने अंदर तक कांपते हुए अपनी माँ की बात सुनी और चुपचाप सिर झुका लिया। उसे पता था यहाँ उसकी कोई नहीं सुनेगा। उसकी कोई बात मायने नहीं रखती। उसकी ज़िंदगी हमेशा दूसरों के फैसलों में ही बीतती आई थी, और ये फैसला भी उसी तरह उस पर थोपा जा रहा था। लेकिन उसके दिल में एक कसक बाकी थी। उसे पता था ये तोहफे, ये दिखावा, ये सब कुछ एक धोखा था। ऐसा कहाँ होता है? इतने अमीर पैसे वाले लोग ऐसे गरीब घर में कहाँ रिश्ता लेकर आते हैं? और वर्षा को तो याद ही नहीं पड़ता था कि कभी उसकी किसी से मुलाकात हुई थी जो किसी ने उसकी खूबसूरती को देखकर उसे पसंद किया था। वो तो हमेशा से घर में ही कैद रहती थी। हो न हो, ये लोग अच्छे नहीं हैं। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, जैसे उसे किसी बुरे अंजाम की पहले से खबर हो। कविता जी, लेखा और बीनिश दोबारा तोहफों की तरफ ध्यान देने लगीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वे खुशी खुशी तोहफे खोलने में व्यस्त हो गई, मगर वर्षा का मन कहीं और था। उसकी नज़रें जमीन पर टिकी थीं, लेकिन दिमाग में हजारों ख्याल थे। क्या मेरी जिंदगी का यही अंजाम है?
वर्षा ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो जानती थी इन आंसुओं का कोई फायदा नहीं। वो एक ऐसे समाज का शिकार थी जहां उसकी राय, उसकी इच्छाएं कोई मायने नहीं रखती। मगर दिल के किसी कोने में एक उम्मीद बाकी थी, जो कह रही थी कि शायद अब भी कुछ बदला जा सकता है। शायद अगर वो खुद को मजबूत करे तो अपने लिए कुछ कर सकती है। मगर ये सिर्फ एक उम्मीद थी और फिलहाल वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, दिल में उन सभी तोहफों के लिए नफरत लिए हुए जो उसके वजूद का मजाक उड़ाने के लिए भेजे गए थे। समय जैसे अपना पंख लगाकर उड़ रहा था। हर बीतते पल के साथ वर्षा के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी और आज वो शादी के जोड़े में लिपटी बैठी थी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी, उसे लगा जैसे वो सीने से बाहर आ जाएगा। आंखों में नमी थी, मगर उसे पता था कि यहाँ उसकी कोई भी बात सुनने वाला नहीं। कविता जी ने जबरदस्ती उसे तैयार करवाया और वो दुल्हन की तरह सजी सबरी बैठी थी। माँ, मैं उस आदमी से शादी नहीं करना चाहती, वर्षा ने एक बार फिर विरोध किया, आंखों में आखिरी उम्मीद लिए। कविता जी ने उसे घूरते हुए सख्त अंदाज में कहा, बस बहुत हो गया वर्षा, आज तुम्हारी एक नहीं चलेगी। ये रिश्ता तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है और जो कहा जा रहा है वही करो। वर्षा की आंखों में आंसू छलकने को थे। उसे पता था उसकी कोई बात नहीं सुनेगा। उसकी किस्मत का फैसला हो चुका था और वो इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। बारात के आने की खबर से घर में हलचल सी मच गई। पड़ोस के कुछ लोग और रिश्तेदार पहले से ही मौजूद थे। कविता जी, लेखा और बेनिश शादी की तैयारियों में व्यस्त थीं। हर कोई खुशी से झूम रहा था, मगर वर्षा का मन इस शोरगुल से बेगाना था। वो कमरे के कोने में बैठी थी, दिल ही दिल में प्रार्थना कर रही थी कि ये दिन जल्दी ही खत्म हो जाए। अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। कविता जी ने जल्दी से दरवाजा खोला और वर्दी में गार्ड्स तोहफे लेकर आने लगे। हर गार्ड के हाथ में कीमती तोहफे थे, जिन्हें घर के हर कोने में रखा जाने लगा। हर कोई इस भव्य नज़ारे को देखकर दंग था। और फिर जैसे ही कुलजीत कुकरेजा अंदर आया, पूरा माहौल जैसे थम सा गया। वो लंबे कद का, चौड़ी कदकाठी वाला और बेहद खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक था। उसने सफ़ेद शर्ट और पैंट पहना हुआ था, जिसके ऊपर काली जैकेट थी। उसकी शानदार पर्सनालिटी में एक रौब था जो हर किसी को अपनी ओर खींच रहा था। दरवाजे पर खड़ी लड़कियां जो फूलों की थालियां लेकर उसके स्वागत के लिए खड़ी थीं, हैरान होकर उसे देखने लगीं। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना खूबसूरत हैंडसम लड़का इस गरीब परिवार की बेटी को, वो भी कविता जी की सौतेली बेटी को, बिहाने आ सकता है। उन्हें तो यही लगता था अगर कोई अमीर है तो जरूर कोई बुढ़ा, बदसूरत या फिर शादीशुदा मर्द होगा। उधर कुलजीत कुकरेजा की निगाहें सीधे आगे की ओर देख रही थीं, जैसे वो किसी को तलाश कर रहा हो। हर किसी के होठों से अब कुलजीत कुकरेजा के लिए तारीफी शब्द निकल रहे थे। वर्षा जो अंदर बैठी ये सब सुन रही थी, उसका दिल घबरा रहा था। उसने कुलजीत के बारे में ज़्यादा नहीं सुना था, मगर जो थोड़ा बहुत जाना था वो उसे संतुष्ट करने के लिए काफ़ी नहीं था। उसे लग रहा था जैसे हर कदम के साथ उसकी किस्मत और भी बेदर्द होती जा रही थी। वर्षा, कविता जी की आवाज़ कमरे के अंदर गूंजी, बारात आ चुकी है, बाहर आओ। वर्षा ने गहरी सांस ली और कांपते कदमों से कमरे से बाहर निकली। उसका चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन उसकी खूबसूरती ऐसी थी हर कोई उसे देखता रह गया। कुलजीत कुकरेजा की आंखों में एक चमक आई, मगर वर्षा ने वो चमक नहीं देखी। वो खुद में सिमटी हुई थी, दिल में एक अजीब सी घुटन महसूस कर रही थी। कविता जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे कुलजीत के पास बिठा दिया और पंडित जी शादी के मंत्र दोहराने लगे। धीरे धीरे शादी की रस्में पूरी हो रही थीं और फिर वो पूरी तौर पर एक अनजान आदमी की किस्मत में लिखी जा चुकी थी। कुलजीत कुकरेजा ने एक सरसरी निगाह वर्षा पर डाली, फिर जेब से फ़ोन निकाला और किसी को कॉल लगाई। हम निकल रहे हैं, तैयार रहो, उसने बहुत ही थोड़े से शब्दों में आदेश दिया और फ़ोन काट दिया। वर्षा की नज़रें ज़मीन पर टिकी थीं। उसने एक बार भी कुलजीत की ओर देखने की हिम्मत नहीं की थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सामान हो जिसे कहीं भेजा जा रहा हो। चलो, देर हो रही है, कुलजीत ने कविता जी की ओर देखते हुए कहा और फिर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। वर्षा को भी उठने का इशारा किया था, जैसे ये सब बस एक औपचारिकता हो, शादी के लिए उसकी नज़र में कोई अहमियत ना हो, जैसे ये शादी ज़बरदस्ती का तोहफा हो, रिश्ता हो और उसे इस रिश्ते से कोई खुशी महसूस ना हो। वर्षा ने खुद को संभालने की कोशिश की। लेखा और बेनिश ने उसे उठकर सहारा दिया और बाहर तक ले आई। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कुलजीत कुकरेजा के पीछे चल दी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और आंखों में नमी थी। उसके सामने एक अनजान रास्ता था जिस पर उसे जबरदस्ती धकेल दिया गया था। कुकरेजा मैंशन, एक सोने का पिंजरा। कुकरेजा मैंशन अपनी भव्यता और विशालता के साथ किसी महल जैसा प्रतीत हो रहा था। ऊंचे ऊंचे पत्थरों के खंभे, बड़ी बड़ी खिड़कियां और दीवारों पर टंगी शानदार पेंटिंग्स, हर चीज़ शान और शौकत की मिसाल थी।
जैसे ही गाड़ी पोर्च में रुकी, कुलजीत ने एक क्षण के लिए वर्षा की ओर देखा। उसकी निगाहें ठंडी थीं, जैसे उसकी खूबसूरती का भी उस पर कोई असर न हो। वो अभी तक गाड़ी के अंदर ही बैठा था, जबकि वर्षा भी इसी उलझन का शिकार थी कि नीचे उतरे या फिर किसी के आने का इंतजार करे, कि तभी उसे कुलजीत की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दी, जो बिना उसकी ओर देखे बहुत ही रूखे अंदाज में बात कर रहा था। उतरो और अंदर जाओ, कुलजीत ने बहुत बेरुखी से कहा था और उसके चेहरे पर कोई कोमलता या भावना नहीं थी। नौकरानी तुम्हें तुम्हारे कमरे तक पहुंचा देगी और जब मैं वापस लौटूं तब तक तैयार रहना। ये जो तुम रास्ते भर रोती आई हो ना, और तुमने अपना चेहरा बहुत बुरी तरह खराब कर रखा है, नई नवेली दुल्हनों की तरह तैयार होकर मेरा इंतजार करना। आज हमारी सुहागरात है और मैं आज ही अपना हक लूँगा। और वर्षा को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का सारा खून सिमटकर उसके चेहरे पर आ गया था। अगर यही बात वो प्यार भरे अंदाज में बोलता तो जो लाली वर्षा के चेहरे पर आई थी वो शर्म की लाली होती, लेकिन अभी उसका चेहरा लाल जरूर हुआ था, लेकिन शर्म की वजह से नहीं, बल्कि जिल्लत और बेइज्जती के एहसास से हुआ था। क्या सिर्फ वो उसे अपनी हवस को सुकून देने के लिए ब्याह कर लाया था? क्या उसकी ज़िंदगी में उसकी नज़र में कोई अहमियत नहीं थी? उसका जी चाहा वो अभी चीखें मार मार कर रोए। वो हमेशा से ही बेमोल थी और अब भी बेमोल कर दी गई थी। उसके शब्द किसी आदेश से कम नहीं थे और उसके लहजे की ठंडक ने वर्षा के दिल में डर भर दिया था। आंखों से बेआवाज आंसू बहने लगे। एक पल के लिए उसने कुछ कहने की सोची, लेकिन जुबान ने साथ नहीं दिया। इस तरह की बात सुनकर उसका दिल जमीन में धंसने को चाहा था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। खामोशी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अपना भारी लहंगा संभालते हुए अंदर घर की तरफ बढ़ गई। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। मेंशन की आलीशान सीढ़ियों पर पैर रखते ही उसे महसूस हुआ ये जगह कितनी अजनबी थी। दीवारों पर जगमगाती लाइट्स, संगमरमर के फर्श पर गूंजती उसकी कदमों की आहट, और हर आहट के साथ उसकी पैरों में बंधी पाजेब की छन छन, सब कुछ उसकी घबराहट को और भी बढ़ा रहे थे। भीतर पहुंचते ही एक नौकरानी विनम्र मुद्रा में खड़ी देखी। उसने वर्षा को देखते ही मुस्कुराकर कहा, आइए बीबी जी, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ दूं। वर्षा ने खामोशी से सर हिलाया और उसके पीछे पीछे चल दी। रास्ते में उसकी नज़रें उस हर चीज़ पर पड़ी जो इस घर की भव्यता को दर्शा रही थी। कीमती झूमर, मखमली कालीन और दीवारों पर टंगे अनमोल चित्र। लेकिन इस सबके बीच उसका दिल डर से कांप रहा था। ये लीजिए बीबी जी, आपका कमरा है। नौकरानी एक बड़े दरवाजे के सामने रुकी और उससे खोल दिया। वर्षा ने जैसे ही अंदर कदम रखा उसे लगा ये किसी सपनों के महल जैसा था। बड़ा सा आलीशान बेड जिस पर सफ़ेद रेशमीन चादर बिछी थी और पूरे कमरे में महकती खुशबू। लेकिन वर्षा के लिए ये सब किसी कैद खाने से कम नहीं था। नौकरानी बिना कुछ कहे दरवाज़ा बंद करके चली गई। वर्षा ने खुद को बिस्तर पर गिरा दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके दिल में कुलजीत के व्यवहार को लेकर सवाल उमड़ रहे थे। वो आदमी जो देखने में इतना आकर्षक और प्रभावशाली था, अंदर से इतना ठंडा और बेरहम कैसे हो सकता था? उसकी बातें, उसका रवैया, सब कुछ वर्षा को गलत हाथों में होने का एहसास दिला रहा था। वर्षा ने खुद को संभालने की कोशिश की और दिल ही दिल में प्रार्थना करने लगी कि कोई चमत्कार हो जाए और ये सब खत्म हो जाए। लेकिन वो जानती थी कि हकीकत कितनी कठोर होती है। काफ़ी देर तक वो अपने अतीत को याद करती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ आगे क्या होगा। कुलजीत कुकरेजा को देखकर इतना तो वो समझ गई थी कि ये आदमी पढ़ा लिखा जरूर है, मगर इसका रवैया पूरी तरह कठोर और अहंकारी है, और यही बात उसे मंजूर नहीं थी। उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही सपना देखा था, अगर माँ बाप का प्यार नहीं मिला तो कम से कम अपने पति का प्यार पाएगी और एक खुशहाल जीवन जिएगी। लेकिन अब कुलजीत कुकरेजा का व्यवहार देखकर वो भीतर तक हिल चुकी थी। चुपचाप उठकर उसने अपने साथ लाए बैग में से एक सूट निकाला, जिसे लेकर वो बाथरूम में घुस गई। हालांकि उसे आदेश मिला था कि बंद सवर कर उसका इंतजार करना, लेकिन इस भारी लहंगे और ज्वेलरी में उसे उलझन महसूस हो रही थी। कुछ ही देर में वो फ्रेश होकर बाहर आई थी। फ्रेश होने के बाद उसे थोड़ा सुकून मिला था और फिर झिझकते हुए वो बेड पर बैठ गई। कमरे में घना अंधेरा छाया हुआ था। केवल चांद की मध्यम रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। वर्षा बेखबरी में बिस्तर पर लेटी हुई थी। आंखों में थकान के स्पष्ट निशान थे। उसे याद भी नहीं था कि कब नींद ने उसे अपनी आगोश में लिया था। अचानक एक सख्त हाथ के झंझोड़ने से उसकी आंख खुली थी और वो अचानक घबराकर उठ बैठी। सामने कुलजीत कुकरेजा अपनी भरपूर मर्दाना शख्सियत के साथ खड़ा था। उसकी नज़रें तेज और गुस्से से भरी हुई थीं, जैसे किसी शिकार पर जमी हो। मैंने तुमसे क्या कहा था? कुलजीत की गुस्से भरी आवाज़ गूंजी। गुस्से की लपटें तेज थीं।
मैंने कहा था इंतजार करो और खुद को तैयार रखो। फिर तुम क्यों सो रही हो? क्या ये बात भी तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ेगी कि आज हमारी सुहागरात है? क्या तुम्हें सुहागरात का मतलब नहीं पता? उसके शब्दों में तल्खी और बेजारी थी और वर्षा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो घबराहट के मारे कांपते हुए उठकर खड़ी हुई, लेकिन उसकी जबान से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उसकी आंखें डर और हैरत से फैल गईं, जैसे किसी बुरे सपने से जागी हों और हकीकत उसे डरा रही हो। वो हड़बड़ाकर बेड से उतरकर खड़ी हो गई थी। वो मैं बोलने के लिए जैसे वो शब्द तोड़ रही थी, लेकिन उसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था कि तभी कुलजीत ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका बाजू सख्ती से पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वर्षा के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। शायद तुम इस खुशफहमी में हो कि तुम इतने बड़े मेंशन की बहू बनकर आई हो और इसीलिए तुम मुझे नखरे दिखाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन एक बात मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूं, तुम यहाँ मेरी बीवी नहीं हो। तुम सिर्फ एक रात का सामान हो जो सुबह होते ही मेरे कमरे से निकाल दिया जाएगा। उसने ये बात इतनी नफरत और हीन भावना से कही थी कि जिसे सुनकर वर्षा के दिल में जैसे कोई खंजर सा उतर गया हो। उसके कान साए साए करने लगे थे। सिर्फ एक रात का सामान, ये वो शब्द थे जिसने उसकी पूरी हस्ती को हिलाकर रख दिया था। उसने कुलजीत की आंखों में देखा, मगर वहां कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ एक ठंडी वहशियत थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। अब उसे समझ आया कि उसकी सौतेली माँ इतनी खुश क्यों थी, क्योंकि वो जानती थी कि वर्षा को किस मकसद से यहाँ से भेजा जा रहा था। कुलजीत ने उसका चेहरा सख्ती से पकड़ लिया और करीब झुकते हुए बोला, ये सब तुम्हारी सौतेली माँ की मर्जी से हो रहा है। उसने तुम्हें बेच दिया है। तुम सिर्फ एक सौदे का हिस्सा हो और तुम्हें इस बात को याद रखना होगा। वर्षा की आंखों में हैरत, डर और बेबसी के मिले जुले जज्बात थे। उसका जिस्म कांप रहा था और जुबान जैसे गूंगी हो गई थी। वो कुछ कहने के लिए होंठ खोलना चाहती थी, मगर शब्द उसके हलक में ही दम तोड़ गए थे। मुझे यूं मत देखो, कुलजीत ने तंजिया मुस्कान के साथ कहा। यही हकीकत है और तुम्हें इसका सामना करना होगा। वर्षा ने एक पल के लिए उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश की, मगर उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। उसके अंदर की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो किसी तरह इस जुल्म से बचना चाहती थी, मगर उसे रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे उसे अपनी बाहों में जकड़ता जा रहा था और फिर अपने गर्म दहकते होंठों से उसे छूने लगा। और वर्षा को ऐसा लगा जैसे उसके वजूद पर अंगारे रख दिए गए हों। वो गर्दन से होता हुआ जब उसके होंठों के पास आया तो उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं और अपने होंठों को कसकर एक दूसरे में बंद कर लिया। उसकी ये हरकत देखकर कुलजीत को बुरी तरह गुस्सा आया था। कुलजीत ने जोर से उसे अपने सीने से भींचा कि वर्षा की दोनों नरम धड़कनें उसके चौड़े और फौलादी सीने से दबकर रह गई थीं। उसने गुस्से से कहा, यहाँ तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा वर्षा। जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसे होने से कोई रोक नहीं सकता। अपने होंठों को खुला छोड़ो। वर्षा, आज की रात तुम्हारे पूरे वजूद पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। वर्षा की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो जानती थी उसकी चीखें और फरियादें यहाँ सब बेकार थीं। वो अब इस दुनिया में अकेली थी और उसका कोई मददगार नहीं था। उसने बेबसी से अपने होंठों को खुला छोड़ा। नर्म नाजुक होंठ जो बुरी तरह कांप रहे थे। वो कितनी ही पल तक उसके चेहरे को मदहोशी से देखता रहा। इस वक्त उसका चेहरा मेकअप से बिल्कुल साफ सुथरा था और उसकी ये नेचुरल खूबसूरती कुलजीत के दिल की धड़कनों में शोर मचा रही थी। उसने धीरे से अपने होंठों से, और इससे पहले वो उसके होंठों पर झुककर अपना स्पर्श छोड़ता, उससे पहले ही वो अपने होश खो बैठी और उसके बाजुओं में झूल गई। वर्षा के बेजान होते वजूद को महसूस करके कुलजीत एक पल के लिए घबरा गया था। एक झटके से कुलजीत की आंखों से सारा गुस्सा उतरता चला गया। वो उस बेहोश वजूद को बेयकीन निगाहों से देखने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखों की सख्ती खत्म हो गई और वहां अब एक नरम एहसास था। होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। तुम तो बहुत बहादुर बनती थी, लेकिन मेरी जरा सी संगत से ही तुम बेहोश हो गई। खैर, मेरे प्यार की शिद्दत को तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल सही। जब मेरे जुनून को सहे बिना बेहोश हुई हो तो मेरे जुनून को सहोगी, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा। जब तुम्हारे वजूद के अंदर तक अपनी मोहब्बतों को उतार दूंगा, उस वक्त शायद तुम्हारा दिल सीने से निकलकर बाहर ना आ जाए, क्योंकि जाहिल का मतलब तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा स्वीट हार्ट। कुलजीत की नजरें उसके चेहरे से होते हुए उसकी सुराहीदार गर्दन पर आई थीं। वो इस वक्त बिना दुपट्टे की थी। डार्क ब्लू सूट जो ढीला ढाला कॉटन का सूट था, उसकी दूधिया रंगत पर खूब जम रहा था। और जब कुलजीत की मदहोश नजरों ने उसकी खूबसूरत धड़कनों को देखा तो उसका दिल बेकाबू हुआ था। उसका जी चाहा उन धड़कनों को अपने होठों से छू ले, लेकिन अभी फिलहाल वो मजबूर था, क्योंकि वो उसकी बाहों में
पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी और वो उसे पूरे होशो हवास में छूना चाहता था। बहुत जालिम हो। इस वक्त मैं जज्बातों से पूरी तरह भर चुका था, तुम्हारी संगत में डूब जाना चाहता था, लेकिन तुमने तो मुझे प्यासा ही छोड़ दिया। ये कहते ही उसने वर्षा को अपनी बाहों में उठाया और उसे बिस्तर पर लिटाकर उसके ऊपर कंबल डाल दिया और उसी खामोशी से कमरे से बाहर चला गया जिस खामोशी से अंदर आया था। रात का हर लम्हा वर्षा के लिए किसी डरावने सपने की तरह रहा था, जो धीरे धीरे सुलगकर हकीकत की कड़वी जमीन पर गिर रहा था। जब सुबह की हल्की किरणें कमरे में फैली तो वर्षा की आंख खुल गई। वो झटके से उठकर बैठ गई और रात का मंजर उसकी आंखों के सामने किसी भयानक फिल्म की तरह चलने लगा। वो एक पल के लिए कांप गई और घबराकर चारों ओर देखा। कमरा खाली था। अभी वो कुछ समझने की कोशिश कर रही थी कि दरवाजा हल्के से खुला और वही नौकरानी अंदर आई जो कल रात उसे यहाँ छोड़कर गई थी। बीबी साहिबा, साहब ने आपको डाइनिंग टेबल पर बुलाया है। वो आपके साथ नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। वर्षा के दिल में एक अजीब सा डर उठा। उसका मन किया कि कह दे वो नहीं जाना चाहती, लेकिन न जाने क्यों उसने खुद को रोका और उठने का फैसला कर लिया। वो जानती थी वो कुलजीत कुकरेजा की पत्नी थी, चाहे हालात जैसे भी रहे हों। उसे ये रिश्ता निभाना था और उसे अपने दिल की बात कुलजीत से करनी भी थी। यही सोचकर उसने हिम्मत जुटाई। वॉशरूम जाकर उसने अपना चेहरा धोया। वापस आई तो नौकरानी ने एक रेड कलर का खूबसूरत सा नेट का सूट जिस पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की गई थी उसकी ओर बढ़ाया। आप इसे पहन लें, इसमें आपको ज़्यादा आराम महसूस होगा, नौकरानी ने बड़ी ही नरमी से कहा। वर्षा ने चुपचाप कपड़े बदले और जब आईने में खुद को देखा तो लगा कि वो कुछ बेहतर दिख रही थी। डाइनिंग हॉल में पहुंची तो कुलजीत पहले से वहां मौजूद था। वो डाइनिंग टेबल पर बैठा था मगर खाना खाने की बजाय उसकी राह देख रहा था। आज उसके चेहरे पर सख्ती नहीं थी बल्कि एक नरम सी मुस्कान थी। आंखों में एक चमक थी जो वर्षा के लिए हैरत भरी थी। वो धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ी और हल्के स्वर में बोली, गुड मॉर्निंग। कुलजीत ने एक नज़र उसे देखा। रेड कलर कपड़ों में वो सचमुच अप्सरा लग रही थी। इस वक्त भी उसके चेहरे पर मेकअप के नाम पर कोई भी चीज़ नहीं थी। शायद उसे मेकअप करने का शौक ही नहीं था और इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं थी। उसे मेकअप की ज़रूरत ही क्या थी। वो बिना मेकअप के ही दिलों को धड़काने वाला हुस्न रखती थी। कुलजीत ने ऊपर से नीचे तक उसे गहरी नज़रों से देखा था। उसकी मासूमियत और सादगी ने एक पल के लिए कुलजीत की सांसों को उथल पुथल कर दिया था, मगर फिर उसने अपने जज्बातों को काबू में कर लिया। जल्दी से उसने अपनी नज़रें उसके ऊपर से हटाई थीं। बैठो, नाश्ता करो, कुलजीत ने औपचारिक लहजे में कहा और वर्षा चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। दिल में एक अजीब सा डर था। कुलजीत ने अपना चाय का कप उठाया और हल्के से पूछा, रात कैसी गुजरी तुम्हारी? रात तुम बेहोश हो गई थी, अब कैसी तबीयत है? और रात वो बेहोश क्यों हुई थी? वो सीन याद आते ही उसके दूधिया सफ़ेद गाल दहकने लगे थे, होंठ काँप कर रह गए थे। वो रात कुलजीत के इतना करीब थी कि उसे फिर से वही खुशबू, वही स्पर्श महसूस होने लगा था और दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसने कांपते होंठों से मुश्किल से बोला था, जी अब ठीक हूँ। कुलजीत ने उसकी शर्म को महसूस कर लिया था। उसके होंठों को एक हल्की सी मुस्कान ने छुआ, लेकिन कुलजीत ने कुछ कहा नहीं। वो दोबारा से अपना नाश्ता करने में बिजी हो चुका था, लेकिन वर्षा के दिल में उथल पुथल थी। वो इस मौके को इस्तेमाल करना चाहती थी, बात करना चाहती थी कुलजीत से, मगर शब्द जैसे हलक में अटक गए। मगर कब तक, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो इस आदमी से कैसे बात करे? उसकी रौबदार पर्सनालिटी के आगे उसकी बोलती जैसे बंद हो गई थी। उसके होठों से उसका नाम निकल ही नहीं रहा था, लेकिन बात तो करनी ही थी। उसने एक गहरी सांस ली, अपने भीतर हिम्मत इकट्ठा की और फिर कुलजीत की ओर देखते हुए भीगी आवाज़ में बोली, सुनिए जी, क्या मुझे तलाक दे देंगे? क्योंकि रात आपने कहा था मैं सिर्फ एक रात के लिए आपके पास हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मैं आपकी बीवी हूँ। शादी के बाद तो औरत अपने पति के जिस्म का हिस्सा बन जाती है। जब उसके होठों से उसका नाम न निकला तो उसने उसे सुनिए जी कहकर बुलाया था। उसने बचपन से यही तो सीखा था, पति परमेश्वर होता है, स्वामी होता है। और इस वक्त वो अपने पति परमेश्वर, अपने स्वामी को नाराज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये उसकी पूरी जिंदगी का सवाल था। और कुलजीत कितने ही देर तक हैरत से आंखें फाड़े सामने बैठी उस लड़की को देखता रह गया। उसने धीरे ही होठों में बड़बड़ाया था, सुनिए जी। उसके शब्दों में मासूमियत के साथ साथ दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। वर्षा ने हमेशा अपनी माँ को अपने पापा को सुनिए जी कहते सुना था। कभी उसकी माँ ने उसके बाप को नाम से नहीं पुकारा था और इसी तरह वो कुलजीत को भी यही कह रही थी। ये सुनिए जी क्या होता है? मेरा नाम कुलजीत है, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। उसने जैसे अपने होठों की मुस्कान दबाकर एक रौबदार अंदाज में कहा था और उसके यूं बोलने पर वर्षा का दिल डर के मारे सिमट गया था। जी नाम से, लेकिन
मम्मी कहती थी पति को नाम से नहीं बुलाते। फिर मैं आपको साईं सरकार कहकर बुला सकती हूँ ना? मगर जैसे ही उसने ये शब्द कहे थे, कुलजीत ने एक झटके से उसकी ओर देखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई खोई हुई याद सामने अचानक से आ गई हो। भाभी, आप अपने पति को नाम से क्यों बुलाती हैं? उसके दिमाग के पर्दे पर एक मासूम भोला भाला सा चेहरा उभर कर आया था, जो उसकी माँ को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा था। जबकि कुलजीत की माँ एक कहकहा लगाकर हंस पड़ी थी। अरे आराधना, तुम आज के जमाने में होकर कैसी पुरानी दकियानूसी सोच रखती हो? भला पति को नाम से बुलाने से कोई पाप तो नहीं हो जाता? हाँ भाभी, पाप नहीं होता, लेकिन फिर भी पति तो परमेश्वर होता है ना, और उसे इस तरह मुंह फाड़कर नाम से बुलाना अच्छा नहीं लगता। वो बाकी बहुत मासूम थी और अपनी मासूमियत में अपने दिल की बातें कर रही थी। आप उन्हें साईं सरकार कहकर बुला लो, कितना सम्मान वाला नाम है। जबकि आराधना को देखकर कुलजीत की माँ एक गहरा सांस लेकर रह गई थी। आराधना, जो कि गांव की एक सीधी सादी लड़की थी, और उनका देवर विकास, पढ़ा लिखा, जो अभी फिलहाल कनाडा में रह रहा था। कैसे इन दोनों की जोड़ी निभेगी, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे आराधना की तस्वीर कुलजीत के दिमाग के पर्दे से धुंधली होने लगी थी, क्योंकि उस वक्त वो सिर्फ 7 साल का था जब कुलजीत आराधना के मुंह से ये बातें सुन रहा था। वो अचानक बोला, तुम्हें साईं सरकार बोलना किसने सिखाया? कुलजीत के अंदाज में एक बेचैनी थी जो वर्षा ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वर्षा ने हैरानी से उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में जवाब दिया, मेरी सगी माँ मेरे पापा को कभी कभी साईं सरकार कहती थी। मैंने अपनी माँ से पूछा भी था, आप पापा को इस नाम से क्यों बुलाती हैं? तब उन्होंने कहा था कि पति परमेश्वर होता है, हमारा भगवान होता है, हमारा संरक्षक होता है, इसलिए उसे इस नाम से बुलाती हूँ। उन्होंने मुझसे भी कहा था, जब तुम्हारी शादी हो तो अपने पति को साईं सरकार कहना। पति को सम्मान देना एक पत्नी का कर्तव्य होता है। वर्षा कुछ और कहती, इससे पहले ही कुलजीत ने बेचैनी से उसका हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में गहरी नजरों से देखते हुए पूछा, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? उसकी आवाज में कंपन था, जैसे वो किसी भूली बिसरी चीज की तलाश कर रहा हो। वर्षा उसके इस व्यवहार पर हैरान रह गई। अभी कुछ देर पहले वो बिल्कुल ठंडे और सपाट चेहरे के साथ बैठा था, और अब उसके लहजे में घबराहट थी, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। वर्षा ने डरे सहमे स्वर में कहा, आराधना। और ये नाम सुनते ही कुलजीत जैसे सांस लेना भूल गया। उसकी आंखों में हैरानी और सदमे के भाव एक साथ उमड़ आए। उसने वर्षा को गौर से देखा और फिर अचानक उसके मन में एक पुरानी सी याद चमक उठी। उसे अब समझ आया, जब उसने पहली बार वर्षा को देखा था तो उसके दिल में अजीब सी अपनापन क्यों जागा था, क्यों उसने तुरंत वर्षा को अपनाने का फैसला किया था। कुलजीत की आंखों के सामने अतीत के दृश्य तैरने लगे। वो उस लम्हे को याद करने लगा जब उसने पहली बार वर्षा को देखा था। उस दिन वो मैले पुराने से कपड़ों में मार्केट की एक दुकान से राशन ले रही थी। उसके साथ उसकी सौतेली माँ और दोनों बहनें भी थीं, और वहीं पर कुलजीत ने उसे देखा था। उसकी सादगी, उसकी खूबसूरती ने कुलजीत के दिल को वहीं अपना कैदी बना लिया था। कुलजीत का जिद्दी दिल वर्षा को पाने के लिए मचलने लगा था। वो चाहता तो वर्षा को किसी भी तरह अपने फार्म हाउस पर भी ले जा सकता था, लेकिन उसने शादी का रास्ता चुना। पहले दिन से ही उसे वर्षा के चेहरे पर कुछ अपनापन सा महसूस होता था। ऐसा लगता जैसे वो ये आंखें पहले भी कभी देख चुका है। और अब उसे एहसास हुआ कि ऐसा क्यों था, क्योंकि वर्षा किसी और की नहीं बल्कि आराधना की बेटी थी। कुलजीत काफी देर तक अपनी कुर्सी पर स्तब्ध बैठा रहा। उसके चेहरे पर भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। वर्षा उसे आश्चर्य से देख रही थी, समझ नहीं पा रही थी अचानक से उसे क्या हो गया। कुलजीत की यादों का सिलसिला जारी था। आराधना, वो नाम जो कभी उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा था, आज फिर सामने था, क्योंकि आराधना कोई और नहीं बल्कि कुलजीत कुकरेजा के लिए माँ से भी बढ़कर थी। सिर्फ 1.5 साल का था जब कुलजीत की माँ ने कुलजीत को आराधना की गोद में डाल दिया था। आराधना कुलजीत की होने वाली चाची भी थी। उनकी मंगनी कुलजीत के चाचा से 2 साल पहले तय हो चुकी थी, लेकिन शादी से पहले ही आराधना के माँ बाप अचानक एक हादसे में इस दुनिया से चले गए, और यूं कुलजीत के दादा आराधना को शादी से पहले ही अपने घर ले आए। कुछ ही महीनों में आराधना और कुलजीत के चाचा विकास की शादी करने का इरादा था, लेकिन विकास अपने करियर पर ध्यान देना चाहते थे, इसलिए वो 3 साल के लिए कनाडा चले गए, और पीछे से आराधना उन लोगों के साथ ही रहने लगी थी। ऐसे में कुलजीत की माँ ने अपने ऊपर की जिम्मेदारी आराधना की गोद में डाल दी। आराधना भी कुलजीत को बहुत प्यार से रखती थी। विकास के 3 साल का समय पूरा हो चुका था, लेकिन वो लौट कर नहीं आया। उसने 3 साल और बढ़ा लिए थे।
आराधना को विकास से कोई तूफानी मोहब्बत तो न थी, और इतने सालों की दूरी ने जो थोड़ा बहुत लगाव था वो भी कम कर दिया था। और यूं विकास के हिंदुस्तान आने से 6 महीने पहले ही आराधना को मनोज से मोहब्बत हो गई और वो सब कुछ भूलकर वहां से भाग गई। 6-7 साल तक कुलजीत आराधना की गोद में ही पलकर बड़ा हुआ था। वो अपनी माँ आराधना को ही मानता था, और अचानक से आराधना का जाना कुलजीत को बुरी तरह तोड़कर रख चुका था। और आज कुलजीत का दिल तेजी से धड़कने लगा था। जब उसने वर्षा से पूछा, क्या तुम्हारे पास तुम्हारी माँ की कोई तस्वीर है, उसे अचानक ही ख्याल आया शायद ये वो आराधना न हो जिसे वो सोच रहा है। इसी शंका के कारण उसने वर्षा से ये सवाल किया था। वर्षा ने तुरंत सिर हिलाया और धीमे स्वर में कहा, हाँ घर पर है। लेकिन आपको क्या हुआ? कुलजीत की नजरें उस पर जमी हुई थीं, जैसे कुछ याद आ रहा हो। वो घबराहट में अपनी जगह से खड़ा हुआ, उसका हाथ थामा और बोला, मेरे साथ चलो अभी, मैं वो तस्वीर देखना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कपकपी थी, जैसे वो अपने अतीत की कोई गुमशुदा कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। वर्षा हैरान थी, लेकिन उसके दिल में भी जिज्ञासा थी। वो कुलजीत के साथ घर पहुंची, जहां कविता जी, लेखा और वीनेश चारपाई पर बैठी वर्षा के लौटने का ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, कविता खुशी से उठकर दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजा खुला और सामने वर्षा और कुलजीत दोनों खड़े थे। कुलजीत ने बिना कुछ कहे वर्षा का हाथ पकड़ा और सीधा घर के अंदर चला आया। अपनी माँ की तस्वीर लाओ फौरन। उसकी आवाज़ में घबराहट, बेचैनी थी। वर्षा ने उसकी बात मानते हुए सिर हिलाया और अंदर जाकर तस्वीर ले आई। और जब कुलजीत ने तस्वीर देखी तो जैसे उसकी सांसें थम गईं। वो जमीन पर गिरते गिरते बचा। उसके चेहरे पर दुख और पछतावे की गहरी लकीरें थीं। परिवार के सभी मर्दों ने आराधना को बहुत तलाशा था, क्योंकि उस परिवार ने आराधना की जिम्मेदारी ली थी। उधर विकास ने भी कनाडा में शादी कर रखी थी और इसीलिए वो हिंदुस्तान नहीं आ रहा था। ऐसे में सब लोग आराधना को माफ़ करके पूरे सम्मान के साथ उसकी शादी मनोज से करवाना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई सुराग ही नहीं मिला। कुलजीत ने तस्वीर को दर्द और गहरी उदासी से देखते हुए कहा, मेरे दादा ने मरने से पहले आराधना माँ को माफ़ कर दिया था, और मैंने फैसला किया था कि मैं उन्हें वापस हवेली लेकर जरूर आऊँगा। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। उसका लहजा डगमगा रहा था और वर्षा उसे अवाक होकर देख रही थी, ये सोचते हुए कि वो आखिर क्या कह रहा है। कुलजीत ने तस्वीर को वापस रखते हुए वर्षा का हाथ थामा। तुम उस औरत की बेटी हो जिसकी गोद में मेरा बचपन गुजरा था। वर्षा हैरानी से कुलजीत को देख रही थी। वो उसकी बात को पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी, लेकिन जब कुलजीत ने उसे विस्तार से सारी सच्चाई बताई तो वो हैरान रह गई। उसकी मर चुकी माँ ने जिस तरह उसकी रक्षा की थी, वो सोच भी नहीं सकती थी। वो चाहती थी कि कुलजीत से उसका रिश्ता फिर से जुड़ जाए, और वो सच तो हुआ था, मगर ऐसे तरीके से जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुलजीत ने प्यार से उसका माथा चूमा और वर्षा को अपने साथ कुकरेजा मेंशन वापस ले आया। उसकी सौतेली बहनें और सौतेली माँ आश्चर्य से उन्हें देख रही थीं। वे सोच रही थीं वर्षा सिर्फ एक रात के बाद लौट आएगी, लेकिन तकदीर ने एक नया मोड़ लिया था। और जब रात को कुलजीत वर्षा के करीब होने लगा तो वो बिदक कर दूर हुई थी, जबकि कुलजीत हैरान रह गया था। क्या हुआ? आज तो मैं तुमसे बहुत ही नरमी से पेश आ रहा हूँ, फिर आज की रात मुझसे दूर जाने का क्या मतलब है? वो इसलिए कि मैं अब भी हैरान हूँ। आपने तो कहा था आप सिर्फ एक रात के लिए मुझे खरीद कर लाए हैं, क्योंकि मेरी खूबसूरती पर आपका दिल आ गया था। तो क्या मैं इस रिश्ते को खोखला समझूं, जिसकी बुनियाद प्यार पर नहीं बल्कि एक सौदे पर टिकी हुई है? बड़ी बड़ी आंखों में आंसू चमकने लगे थे, जिन्हें कुलजीत ने आगे बढ़कर अपने ओठों से चुन लिया था और उसे खींचकर अपने चौड़े सीने पर गिराया था। वो बेबसी से उसकी बाहों में सिमटती चली गई थी। मैंने कहा जरूर था कि मैं तुम्हें एक रात के लिए लेकर आया हूँ, लेकिन वो करना मेरी मजबूरी थी। मैंने जब अपना रिश्ता तुम्हारे घर भेजा था तो रिश्ता कराने वाली अम्मा ने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ उस औरत को पहले ही लालच दे चुकी थी कि तुम्हारा रिश्ता किसी गिरे पड़े घराने में कराने के लिए और अपनी बेटी लेखा का रिश्ता एक ऊंचे घराने में कराने के लिए। तो अम्मा को बस अपना फ़ायदा नज़र नहीं आया और इसीलिए उन्होंने लेखा का रिश्ता मेरे सामने रख दिया। लेकिन मेरा दिल तो तुम पर आ गया था। मैं किसी और से शादी कैसे कर सकता था? जब मैं तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी निकलवाई तो मुझे पता चला तुम अपनी माँ की सौतेली बेटी हो, और तब मुझे ये चाल चलनी पड़ी थी। मैंने तुम्हारी माँ के सामने ये डील रखी कि मुझे सिर्फ एक रात के लिए मुझे पत्नी चाहिए। उसके लिए मैंने तुम्हारी माँ को 1 करोड़ रुपये भी दिए थे, और इसी लालच में उसने तुम्हारी और मेरी शादी करवाई थी। अब समझ आया? मेरी भोली सी मासूम सी पत्नी
कहते हुए कुलजीत ने उसके होठों पर अपने होठों को हल्के से मिस किया था और वर्षा को अब सारी बात समझ आ गई थी। धीरे धीरे कुलजीत अपने होठों से उसके चेहरे की नरमी को महसूस कर रहा था, लेकिन वर्षा का दिमाग तो कहीं और ही उलझा हुआ था। अगर आप मुझसे प्यार करते थे तो शादी की पहली रात आप मेरे साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों अपना रहे थे? क्योंकि तुमने मुझे जालिम कहा था और मैं तुम्हें जालिम बनकर दिखा रहा था। और जब वर्षा को अपनी बात याद आई तो वो शर्मिंदा हो गई थी। वो तो मैं आपको जानती नहीं थी ना, इसलिए। कुलजीत ने एक झटके से उसे बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर आया। आज की रात जब मैं तुम्हें जालिम बनकर दिखाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा। वो शरारत से कहते हुए उसे डरने पर मजबूर कर गया था। जालिम? लेकिन नहीं, प्लीज। वो डर के मारे एकदम उठकर बैठी थी, लेकिन अगले ही पल कुलजीत की आंखों में नाचती शरारत और मदहोशी के रंग देखकर शर्माकर अपनी नजरें झुका गई थी। जबकि कुलजीत ने उसे कमर से खींचकर बेड पर लिटाते हुए उसके कानों में सरगोशी की थी। एक रात तुमने बेहोश होकर निकाल दी, तो क्या दूसरी रात सिर्फ बातों में निकालने का इरादा है? ये कहते कहते उसने उसके गले में पड़ा दुपट्टा धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया था, जबकि वर्षा ने गहरी सांस लेते हुए धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वो खुद आने वाले खूबसूरत और मदहोश पलों में डूब जाना चाहती थी। कुलजीत की संगत में खुशी और सुकून पाना चाहती थी। और जब कुलजीत के हाथ उसके कुर्ते के अंदर जाकर शरारत करने लगे तो वो बुरी तरह मचल उठी थी और मचल कर कुलजीत के चौड़े सीने में दुबक गई थी। कुलजीत ने भी हंसते हुए उसे अपने सीने से भींच लिया था। धीरे धीरे कुलजीत उसके और अपने बीच के सारे पर्दे हटाता चला गया और उसकी खूबसूरती देखकर वो बुरी तरह दीवाना हुआ था। धीरे धीरे से प्यार से छूता हुआ कुलजीत उस लड़की के सारे गमों की भरपाई कर रहा था, जो बचपन से लेकर अब तक उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। अपने होठों से उसके होठों को छूते हुए उसने उससे वादा किया था, तुम्हारे इन होठों पर हमेशा मुस्कान खिलती रहेगी। अपने होठों से उसकी आंखों को छूते हुए उसने वादा किया था, तुम्हारी आंखों में कभी गम के आंसू नहीं आने दूंगा। और फिर धीरे से वो अपने होठ उसकी नरम धड़कनों पर ले गया था, जहां उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वादा करता हूँ वर्षा, तुम्हारे दिल की धड़कनों में हमेशा मेरा नाम धड़कता रहेगा और मेरी धड़कनों में तुम्हारा नाम। ये कहते कहते उसने उसकी धड़कनों को अपने नरम दहकते होठों से छू लिया था, जबकि वर्षा की आंखों में खुशी के दो आंसू टूटकर तकिए में कहीं खो गए थे। उसने जितने दुख उठाए थे, भगवान ने उसे कुलजीत के रूप में उतनी ही खुशियां दे दी थीं। उसने कुलजीत का चेहरा अपने हाथों से उठाते हुए धीरे से उसके होठों को छू लिया था और कुलजीत उसकी इस अदा पर खुशी से निहाल हो उठा था। उसने कसकर वर्षा को अपने सीने में भींच लिया था। रात धीरे धीरे गुजरती जा रही थी और वो दोनों अपनी प्रेम की नई कहानी लिख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कविता और उसकी दोनों बेटियों की रात अंगारों पर गुजर रही थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो लड़की इस तरह कुलजीत के दिल की रानी बनकर उस बड़े से घर में रानियों की जैसी जिंदगी गुजार सकती है, जो हमेशा उनके अत्याचारों का शिकार रही थी। अब एक बिजनेस टाइकून की पत्नी बन चुकी थी। किस्मत का खेल कभी एक ही दिशा में नहीं चलता। जो लोग खुद को कमज़ोर समझते हैं, उनके लिए किस्मत खुद नए दरवाजे खोल देती है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।